देखिए, तो आज हम क्लास टेंथ का जो है हिस्ट्री, उस चैप्टर में हिस्ट्री के पहला लेसन है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम इस लेसन को डिस्कस करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको समझ पाए। ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है कि यूरोप क्या है और राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं कि चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में किसके पर्पज से बनाया गया है, किस लिए चैप्टर दिया गया है और राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। ये सभी मतलब को समझेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको जहां तक भी हो हम पूर्ण रूप से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है देश के प्रति प्रेम। अगर कोई भी आदमी अपने बारे में कोई भी चीज सोच रहा है, जो भी चीज मतलब कोई भी चीज सोच रहा है और उस चीज के बारे में सोचना छोड़ दे और अपने बारे में सोचकर दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दे या अपने देश के प्रति सोचना शुरू कर दे, यानी अपने देश के बारे में कौन काम अच्छा हो रहा है, कौन खराब हो रहा है, अगर हर एक चीज पर डिस्कस करना शुरू कर दे अपने देश के पर्पज से, तो ऐसी परिस्थिति को हम बोलते हैं राष्ट्रवाद। यानी अपने पर्सनली चीज को छोड़कर देश के बारे में सोचना, विचार करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। जैसे अब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हम अपने लिए न करके हम अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम कोई भी चीज बना रहे हैं तो अपने लिए न बनाकर हम पूरे समाज के लिए बना रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमारे अंदर समाजवाद की भावना उत्पन्न होते हैं। तो अब हम इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हैं और समाजवाद के अर्थ बताते हैं और इसमें ये नहीं बताया, यूरोप के बारे में बताते हैं। तो यूरोप एक महादेश है और इस महादेश में एक छोटा सा देश है जिसका नाम है फ्रांस। ये जो कहानी है पूर्ण रूप से फ्रांस पर डिपेंडेंट है। ये यूरोप खाली महादेश के बारे में चर्चा है, बस इसके अंदर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है फ्रांस और वहीं से इस राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुआ था। यह होता क्या है राष्ट्रवाद का, इसका शॉर्ट में हम कुछ बता देना चाहते हैं। जैसे होता है क्या कि फ्रांस में एक राजा होता है जिसका नाम होता है लुई सुलावा। लुई सुलावा जो होता है निरंकुश तानाशाह होता है। निरंकुश तानाशाह का मतलब होता है कि वो अपने बारे में सोचता है। पर्सनली कोई भी काम होता है ना तो वो अपने बारे में सोचता है, अपने विचार विमर्श जितने भी होते हैं, जनता को कुछ नहीं समझता है। जनता से उसको लगता है कि जनता उसके सामने कोई मजदूर है, गुलाम है। जनता को कोई भी काम करना है तो उसका महसूस होता है कि जनता को महसूस होने लगता है कि जो राजा जो है हमारे ऊपर बहुत सारा अत्याचार कर रहा है और अत्याचारी भी होते हैं राजा। लुइस ओलावा बहुत ही अत्याचारी होते हैं, जनता को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और वो ऐसे ऐसे नियम लाते हैं कि जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि तरह तरह के टैक्स लगाना, बहुत तरह के मतलब की क्रियाओं को जनता पर ही बोझ बना देते हैं और वो अपने शौक से जीवन यापन करते हैं। तो राजा का मतलब वैसा नहीं होता है। अब होता क्या है कि वहां एक क्रांति हो जाती है फ्रांस में, जो क्रांति का नाम होता है 1789 की क्रांति। अब 1789 में क्या होता है कि फ्रांस में जितने भी राजा मतलब जितने भी जनता होते हैं वो एक साइड हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं और राजा अकेला पड़ जाता है और दोनों के बीच विवाद हो जाते हैं। अब ये विवाद होता है राजा की गलती के कारण। कोई भी काम राजा कर रहा है तो वो उसके जो होते हैं राजा जो होते हैं और उससे जनता खुश नहीं होता है। अब राजा है, अब जनता को खुश ही नहीं रख रहा है, जनता को जबरदस्ती उस पर टॉर्चर लगा रहा है, तरह तरह के लगान लगा रहा है, टैक्स लगा रहा है, उस पर बहुत तरह के मतलब कि कई तरह के प्रतिबंध भी लगा रहे हैं, कहीं आने जाने पर भी प्रतिबंध लगाते हैं। तो जनता जो होते हैं उनको आजादी महसूस नहीं होता है। तो चलिए यही सब चैप्टर में है, बहुत सारा चीज है, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं आगे बढ़ते हुए। आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज है इस चैप्टर में और क्या क्या चीज शामिल किया गया है इस चैप्टर को। अब चैप्टर में जो शामिल किया गया है उस चीज को हम यहाँ डिस्कस बारी बारी से करते चलेंगे और हम आप लोगों को प्रयास करेंगे समझाते चले। चलिए देखिए, सबसे पहले राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो इसमें लिखा गया है कि राष्ट्रवाद का समान अर्थ लगाया जा सकता है राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना। यानी कहने का मतलब कि राष्ट्रवाद का अर्थ लगा सकते हैं कि कोई भी आदमी राष्ट्र के प्रति सोच रहा है और राष्ट्र के प्रति उसका लगाव हो रहा है, यानी उसके राष्ट्र के प्रति हमेशा उसका मतलब आकर्षण हो रहा है कि अपने देश बहुत ज्यादा डेवलप करे। तो ऐसे भावना जिस आदमी के अंदर होने लगता है या विकास होने लगते हैं तो ऐसी परिस्थिति को हम राष्ट्रवाद बोलते हैं।
ठीक है। अब राष्ट्रवाद का अवधारणा जो हुआ था वो जन्म कब लिया था, तो पुनर्जागरण काल में लिया था। यानी राष्ट्रवाद के जन्म जो लिया था, राष्ट्रवाद आदमी के जब होता क्या है कि जब कोई भी परिस्थिति होते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो उनके विचार में बहुत सारा परिवर्तन होते हैं। जब होता है ना, ऐसा भी होते हैं कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जब उनको कोई चीज के ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो उनके अंदर सोच के डेवलप स्वतः हो जाता है। उसी तरह राजा वहां इतना उनको गुलाम बनाया, इतना प्रेशर दिया कि उनके अंदर विचार ऐसे ऐसे उत्पन्न होने लगे कि उनके अंदर क्या होता है कि राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाते हैं। और राष्ट्रवाद की भावना जब उत्पन्न होते हैं तो वहां के सभी लोग मेहनत करने लगते हैं और राजा को क्या करते हैं, हटा देते हैं। लड़ाई भी हो जाता है, राजा के बीच युद्ध भी होता है, बहुत भयानक युद्ध होता है जिसमें राजा पराजय हो जाते हैं। पराजित होने के बाद सत्ता छोड़ देते हैं, सत्ता आ चला जाता है जनता के हाथों में। तो वो क्रांति जो होते हैं वो फ्रांस में होता है और 1789 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब ये क्रांति जो होते हैं राजा और जनता के बीच होता है। अब वजह यही है कि राजा का तानाशाही, और ऐसा तानाशाही राजा है कि जनता की बात को मान ही नहीं रहा है। और जब राजा राजा जनता का बात नहीं मानेगा तो राजा के जब बात नहीं मानते तो ऐसी परिस्थिति में जनता क्या करते हैं, उनको मतलब कि राजा राजा पर भरोसा हट गया था, इसलिए क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हमारा फ्रांस बहुत बेकार परिस्थिति में जूझ रहा है, ऐसा करते हैं कि राजा को हम हटा देते हैं। और राजा को सत्ता से जब हटाते हैं तो वैसी परिस्थिति में वहां क्या होता है, फ्रांस में क्रांति की उत्पत्ति होते हैं। और ये क्रांति 1789 में होते हैं, इसलिए उसको कहा जाता है फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और ये इसका जन्म जो हुआ था पुनर्जागरण काल से। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है कि लोग के अंदर से जागरूकता उत्पन्न होना। अगर कोई चीज के बारे में हम बताए, अभी भी बताए थे कि कोई भी लोग के ऊपर जब प्रेशर होता है तो उनके अंदर नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। तो वही हुआ, जब राजा उस पर प्रेशर बना रहा था तो वहां पुनर्जागरण काल में क्या हुआ कि लोगों को जागरूकता जगना शुरू हो गया। और जब जागरूकता शुरू हुआ तो राजा के प्रति उनको लगने लगा कि हमारा देश है और हम ही पर राजा शासन कर रहा है, ऐसा करते हैं कि हम राजा को हटा देते हैं। और राजा के बीच हटाने के लिए क्या करना होगा, तो युद्ध करना होगा। युद्ध की घोषणा हुआ, जनता युद्ध किए और राजा को हटा भी दिए। और सभी राजा, पहली बार ऐसा हुआ कि फ्रांस के अंदर सभी जनता एकजुट हो गया, पूरा जनता फ्रांस का एकजुट हो गया। और एकजुट होने के बाद वहां क्या होता है कि जनता एकजुट होती है तो राजा अलग पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है और जनता एक साथ हो जाते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि राजा अपने राजगद्दी को छोड़कर निकल देता है। और जब निकल जाता है तो वहां पूरे सत्ता जो होते हैं वो चले जाते हैं किसके हाथ में, तो वहां का सत्ता जो होता है, राजा खत्म हो जाता है, सत्ता परिवर्तन हो जाते हैं और सत्ता जनता के हाथों में चल जाता है और निरंकुश तानाशाही खत्म हो जाते हैं। और वहां पूरे फ्रांस के अंदर फिर से जनता के हाथों में सत्ता आ जाता है। लेकिन कोई भी देश में बुआ कोई भी देश होते हैं उसके अंदर अगर बात किया जाए तो चलाने के लिए एक राजा की जरूरत होता है। अब पूरे फ्रांस के जनता मिलकर अगर एक देश को चलाएगा तो सबका अलग अलग विचार होंगे और वहां फिर से हो सकता है कि युद्ध की परिस्थिति हो सकता है। लेकिन वहां अभी लड़ाई हुआ है, राजा हटा है और सभी जनता एकजुट हो गए हैं और राजा को हटा दिए, सत्ता परिवर्तन कर दिए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि सत्ता परिवर्तन के बाद क्या होता है, चेंजिंग, यानी वहां क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो अब देखते हैं फ्रांस की क्रांति का क्या क्या चीज वहां डेवलप देखने को मिलता है और सत्ता जब हटते हैं तो वहां क्या क्या चीज देखने को मिलता है। तो फ्रांस की क्रांति हम बताते कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति, राजा और जनता के बीच हुआ था। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ, तो राजा और जनता के बीच हुआ। इस काल को क्या बोलते हैं, तो पुनर्जागरण काल बोलते हैं। यानी फ्रांस के अंदर इस पुनर्जागरण काल के रूप से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं फ्रांस की क्रांति का मतलब क्या है, वहां होने का वजह अभी तो हम बता दिए, फिर भी इसको समझाते हैं एक बार फिर से। यूरोप में राष्ट्रवाद की स्पष्ट रूप अभिव्यक्तित्व सबसे पहले फ्रांस में हुई थी। यहाँ बुर्बो वंश का शासन था। यानी कहने का मतलब कि लुई सोलावा जो थे, ये जो शासक थे लुई सोलावा, वो बुर्बो वंश का शासक था। यानी अब बात करते हैं, मोटा मोटी बात करें तो इसको समझने का एक आसान तरीका हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे होता क्या है कि हमारे समाज में बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं और उनका वंश भी चलते रहता है, कोई हर धर्म के लोग होते हैं। तो उसी तरह राजा जो होता है वो बुर्बो वंश का होता है और राजा का नाम होता है लुई सोलावा। राजा जो होते हैं जिसका नाम होता है लुई सोलावा, यानी जो निरंकुश राजा होता है जिसका नाम होता है लुई सोलावा, और ये जो होते हैं बुर्बो वंश का होता है। और इसके अंदर विचार जो होते हैं निरंकुश तानाशाही का होता है। निरंकुश तानाशाही का मतलब कहता है क्या कि राजा का कहना था कि जो हम है वही सब कुछ है, हम जो बोल दिए वही कानून है।
अगर हमारे कानून की कोई अवहेलना करता है तो उसको सजा दिया जाता है। अगर वो राजा गलत बोले तो भी उसको सही मानना है। अगर राजा रात को कह दे कि आज दिन है तो सभी को दिन मानना पड़ेगा। अगर आदमी कोई भी उसका बात को खिलाफ करता है तो उसको मौत देता था राजा। यानी जनता उससे पूरा परेशान हो गया। और जब परेशान हो गया तो उसी को बोलते हैं निरंकुश शासन, उसी को बोलते हैं। निरंकुश शासन का मतलब ही होता है कि जबरदस्ती जनता पर शासन करना। यानी राजा जो होते हैं वो जनता पर जबरदस्ती शासन करते हैं। और वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि राजा और जनता के बीच लड़ाई होता है, हम बताए भी थे। वहां क्या होता है कि से अप्रभुता जो होते हैं, राजा सत्ता जो होता है, राजा तो भाग जाते हैं, लड़ाई होता है तो 1789 की क्रांति में। अब राजा निकल बसा, अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग चला। अब जनता के पास सत्ता है, यानी सत्ता जितने भी था वो सभी किसके हाथ में चला गया, तो जनता के हाथों में चला गया। यानी यहाँ लोकतंत्र का आगाज हो रहा है। यानी पूरे फ्रांस में अब लोकतंत्र व्यवस्था लागू होने वाला है। यानी कह सकते हैं कि फ्रांस के अंदर जो तानाशाही जो था वो खत्म होकर सत्ता जो है वो राजा के हाथ से छीनकर जनता के हाथ में चले गए। यानी सभी जनता जो है अब पूरा खुशहाली मना रहा है अपने जीवन को, और अब बहुत अच्छे अच्छे चीज को उस बारे में सोच रहे हैं। अब जब फ्रांस की क्रांति का जब खत्म होता है, जब राजा छोड़ के भागते हैं तो सत्ता जनता के हाथ में चला जाता है। और जब सत्ता जनता के हाथ में जाते हैं तो वहां लोग में क्या चीज का परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि राजा तो है नहीं, अब राजा यहाँ से निकल दिया है। अब फ्रांस में बिना राजा का शासन चल रहा है, तो वहां क्या होगा, तो वहां ये देखने को मिलता है कि वहां नए नए परिणाम घोषित होते हैं, नए नए तरीके घोषित होते हैं। यानी कह सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति के बाद क्या परिवर्तन हुआ फ्रांस में, तो उसको देखिए क्या क्या परिवर्तन हुआ। अब बात करते हैं तो इसमें 3 तरह के परिणाम देखने को मिला। यानी फ्रांस में लड़ाई हुआ, लड़ाई होने के बाद राजा सत्ता छोड़ के भाग चले, सत्ता अब चला गया जनता के हाथ में। अब लड़ाई ये भी क्वेश्चन आता है कि फ्रांस में लड़ाई किसके बीच हुआ, तो जनता और राजा के बीच हुआ। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस क्रांति में जनता एकजुट होकर राजा से लड़ाई कर लिया, यानी युद्ध किया, राजा से युद्ध किया। तो बुआ फ्रांस के क्रांति में जनता जो है एकजुट होकर, पूरे फ्रांस की जनता एकजुट होकर और राजा के खिलाफ आवाज उठाए। और उस परिस्थिति में पूरे फ्रांस में होता क्या है कि वहां लड़ाई का आगाज हो जाता है। तो ये दुनिया में पहली बार होता है, पूरे विश्व में पहली बार ऐसा घटना होता है कि पूरे फ्रांस के जनता एकजुट हो जाते हैं और राजा एक तरफ और जनता एक तरफ हो जाते हैं। अब जब लड़ाई होता है तो फ्रांस में जो होते हैं राजा अपना राजगद्दी छोड़ के भाग निकलता है। और जब भाग निकलता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो फ्रांस की क्रांति का परिणाम देखिए। यानी राजा के भागने के बाद वहां, यानी फ्रांस की क्रांति के कारण पहले समझते हैं फिर परिणाम समझते हैं। तो वहां फ्रांस में लड़ाई होने का कारण क्या क्या था, तो फ्रांस में लड़ाई जो है, जनता कोई बेवकूफ नहीं होता है जो अपने देश के राजा को मार के भगा दे। राजा गलत है तभी तो जनता भगा रहा है उसको। अगर राजा सही होता तो जनता तो कभी भगाता नहीं। तो यहाँ होता क्या है कि जनता जो होते हैं राजा को परखते हैं, समझते हैं, लेकिन राजा जो होता है जनता को नहीं समझता है। और जब नहीं समझता है तो वही परिस्थिति में क्या होते हैं कि क्या क्या घटना होता है, जैसे जनता जो उब जाते हैं, अंदर से पूरा उब जाते हैं। उबने की परिस्थिति में पूरे फ्रांस में युद्ध छेड़ देते हैं। और इसका परिणाम भी होता है, क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ही समझिए कि फ्रांस में लड़ाई कहला हुआ, तो कारण क्या था, तो कारण 3 गो था। तो सबसे पहला कारण था बुआ राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण मतलब कि कानूनी कारण। यानी फ्रांस में जो कानून बना था वो बड़े बेकार कानून था, यानी जनता के लिए कानून था ही नहीं। समझिए तो जनता को बेवकूफ बनाया जाता था और जनता को जबरदस्ती वहां मतलब कि काम करवाते थे और जबरदस्ती वहां गुलाम बना बनाकर बहुत सारे यूज मतलब कि तरह तरह के सामान में यूज करते थे। लूटपाट करना, संपत्ति छीन लेना, खेत में कोई भी बो रहा है तो उसे छीन लेना, अनाज छीन लेना, सोना चांदी घर लूट लेना। मतलब वहां का राजनीतिक व्यवस्था इतना खराब हो गया, बदतर हो गया, इतना बेकार हो गया कि उसीलिए वहां के जनता उब कर युद्ध किए। तो अब कोई भी जनता है जो बेवकूफ तो नहीं होता है, जनता होशियार होते हैं और सबसे ऊंचा जनता ही होता है, सबसे बड़ा पद जनता का ही होता है। तो चलिए आप लोग समझिए राजनीतिक कारण में क्या क्या चीज था, राजा कैसा कानून बनाया जो आदमी को इच्छुक नहीं लगा, जनता को इच्छुक नहीं लगा, यानी जनता को इच्छा उससे खत्म हो गया। तो इसका सबसे पहला था बुआ कि राजनीतिक निरंकुश राजशाही। निरंकुश राजशाही मतलब क्या है, तो वहां के जो राजा होते हैं वो निरंकुश मतलब कि कोई भी अगर गलती कर रहा है, राजा की कोई भी आदमी गलती कर रहा है, चाहे उसका मंत्री हो, चाहे राजा खुद हो, या उसका सेना हो, या उसके राजा से मतलब जुड़े हुए कोई भी आदमी हो, उसके ऊपर अगर जनता आरोप लगाते हैं,
कोई भी जनता उसके ऊपर आरोप लगाते हैं तो जनता को गलत ठहराया जाता है और राजा सही होते हैं। फिर भी राजा गलत क्यों ना हो, लेकिन जनता गलत है, राजा गलत होने के बावजूद भी जनता को गलत साबित करते हैं, यानी खुद गलत और दूसरे को गलत साबित करते हैं। इसीलिए वहां के लोग क्या हो गए कि वो गलत नहीं थे, फिर भी उनको गलत जबरदस्ती बनाया गया, इसलिए वहां लड़ाई हुआ। दूसरा कारण क्या था? राज दरबार की विलासिता। राज दरबार की विलासिता का मतलब क्या होता है? तो मान लीजिए कि हम दो आदमी लड़ गए, अब लड़ गए तो हम अपने समस्या कहाँ सुलझाने जाएंगे? तो हम अपना समस्या सुलझाने, अब मान लीजिए हमारे यहाँ मुखिया जी है, सरपंच है, अब सरपंच के पास जाएंगे, सरपंच हमारी बातें नहीं सुनेगा, कहेगा जाओ और लड़ जाओ, तो वैसी परिस्थिति में हम सरपंच को अगला बार से वोट देंगे? नहीं देंगे। तो इसी तरह वहां के जो राजा थे, जनता थे, फ्रांस के जो जनता थे, वो जनता क्या करते हैं कि कोई भी आपस में मतभेद कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, या कोई भी उनके ऊपर आक्रमण कर देता है, कोई छीन छोड़ भी करता है, तो क्या करते हैं कि वो अपने दुख दर्द को राजा के समीप लेके जाते हैं। तो राजा क्या करता है कि उनको दुख दर्द को समझता नहीं है, सुनता नहीं है, सुनना पसंद नहीं करता है, कहता है कि नहीं, हम तुमको तुम्हारे बात को क्यों सुने, हमको तुमको तुम्हारे बात से सुनने से हमको क्या फायदा है। तो उसी को बोलते हैं राज दरबार की विलासिता। होता क्या है कि राजा बैठते हैं, मंत्री सब बैठते हैं, और कोई भी होता है झगड़ा उगड़ा, उसका फैसला किया जाता है, उसमें मंत्री लोग भी उनके बात को मानते हैं और इधर की मंत्री भी मानते हैं, दो तरफ मंत्री होते हैं, लेकिन ऐसे समस्या ही खत्म कर दिया गया। राजा अपना नशा में धुत था, अपना सोए हुए हमेशा इधर उधर अपने कामों में मगन थे, लेकिन जनता के सुनने के लिए नहीं थे, राज दरबार की विलासिता कर दिए। यानी राज दरबार नहीं लग रहा है फ्रांस के अंदर। और जब फ्रांस के अंदर राज दरबार नहीं लगते हैं तो युद्ध तो होबे करेगा ना। उसके बाद फ्रांस के जो राजी था, सैनिक था, वो भ्रष्टाचारी निकल गया। यानी जितने भी फ्रांस के सैनिक थे, किसी के घर में घुस जाना, लूटपाट कर लेना, नशीला था, जने तने छीन छोड़ करना, बहुत सारा गंदा विचारधारा उनके अंदर उत्पन्न हो गया था। यानी सैनिक जो थे भ्रष्टाचार हो गया, पूरे खराब सैनिक हो गया, माने तो एकदम समझो तो अभी नशीला हो गया, पूरा एकदम बेकार, बद से बदतर हो गया वहां का सैनिक। मतलब कि इतना हद तक कहीं कभी गिर नहीं सकता जितना हद तक उसका सैनिक गिर गया। उसके बाद अति केंद्रित प्रशासन व्यवस्था भी खराब हो गया। अति केंद्रित प्रशासन व्यवस्था का मतलब क्या होता है? तो जो राजा के मंत्री लोग होते हैं, जो मंत्री कानून बनाते हैं, चाहे कोई भी चीज समस्या का हल करते हैं, वो सभी मंत्री जो होते हैं, उसका भी व्यवहार जो था ना, वो पूरा दोषपूर्ण हो गया, खराब हो गया। ऐसा हो गया ना कि उनको पसंद पूरा खत्म हो गया। समझिए कि मंत्री भी भ्रष्टाचारी निकल गए, राजा भ्रष्टाचारी, सेना भ्रष्टाचारी, उसकी सेना के मतलब सपोर्ट में जो लोग हैं वो भी भ्रष्टाचारी। यानी कहे तो पूरा फ्रांस की शासन व्यवस्था ही भ्रष्टाचारी हो गया। उस परिस्थिति में क्या हुआ, वहां का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी खराब हो गया, पूरा प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो गया। कोई ऐसा एक चीज नहीं बचा कि फ्रांस के अंदर कुछ चीज जो जनता के लिए बेनिफिट का चीज हो, प्रॉफिट का चीज हो, वो सब खत्म कर दिया और सभी लोग वहां भ्रष्टाचारी बन गए। सभी A to Z कहे तो भ्रष्टाचारी बन गए। उसके बाद क्या होता है, ये सब कारण है, फ्रांस की क्रांति के कारण है, और राजनीतिक कारण है, सब राजा के द्वारा बनाया गया नियम के कारण है। अगर फ्रांस में राजा अच्छा होता तो ये सब नियम अच्छा होता, तो जनता ऐसा युद्ध करवे नहीं करता, लेकिन यहाँ राजा के कारण ही सभी सब हो रहा है। यानी एक भ्रष्टाचारी राजा होने के वजह से वहां लगभग सभी चीज भ्रष्टाचारी हो गए। वहां न्याय व्यवस्था का क्या हो गया, दुर्लभ हो गया, न्याय किसी को मिल ही नहीं रहा है, कहीं लड़ाई हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वैसी परिस्थिति में राजा किसी की बात सुन ही नहीं रहा है, न्याय किसी को मिल ही नहीं रहा है, और जब न्याय नहीं मिलेगा तब बताइए जनता के अंदर आक्रोश उत्पन्न होगा, लड़ाई उत्पन्न होगा। जनता क्या करेगा, आपस में भी मर जाते हैं। जब उनके अंदर डर भय होगा ही नहीं, किसी का, राजा का, सैनिक का, किसी का भय होगा ही नहीं, तो फ्रांस का क्या हो गया, पूरा आर्थिक स्थिति भी खराब हो गया, पूरा चीज व्यवस्था खराब हो गया, चरमरा गया। न्याय भी मिल देने वाला कोई नहीं है। यहाँ किसी को कोई मार देता है तो तुरंत पुलिस अरेस्ट करके ले जाता है, थाना ले जाता है, उसके बाद कोर्ट में ले जाता है, कोर्ट में न्याय होता है, वहां न्याय दिलाने का प्रक्रिया होते हैं। लेकिन वहां वो भी खत्म हो गया, वहां न्याय व्यवस्था भी दुर्लभ हो गया। यानी राजा जिंदा है, मंत्री जिंदा है, फिर भी न्याय किसी को नहीं मिल रहा है जनता को। ऐसा हालात हो गया था, न्याय व्यवस्था दुर्लभ हो गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव, यानी सभी आदमी को लगने लगा ना कि हम एक गुलाम है, हम अपने जीवन गुलामी से जी रहे हैं, और भी राजा का गुलाम है, राजा के मंत्री का गुलाम है, राजा के सेना का गुलाम है। यानी सभी लोगों को, सभी जनता को लगने लगा कि हम गुलाम हैं और हमें गुलामी के जीवन ही जीना पड़ेगा। हम जन्म लिए हैं जिस देश में, वो हम जन्म लेते ही हम राजा के गुलाम हो गए। ऐसी परिस्थिति सभी लोगों को लगने लगा था। यानी कहने का मतलब कि हर एक आदमी को अपने आप को स्वतंत्र महसूस ही नहीं कर रहा था।
यानी कहने का मतलब कहीं जाना भी है तो डर के निकलते थे, कहीं आना जाना है, कोई सामान भी बेचना है तो डर का महसूस बना होता था। यानी हमेशा उनके क्या लगता था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव लगने लगा था। यानी सभी लोगों को लगा कि हम अब स्वतंत्र नहीं है, जिस देश में हम है उस देश में स्वतंत्र नहीं है। ये सब कारण जो थे ये राजनीतिक कारण था। राजा के द्वारा बनाए गए कानून के राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण भी इतना गंदा था जिसके कारण जनता क्या हो गया, अंदर से उनके अंदर से पूरा मतलब कि जो होता है ना देश प्रेम की भावना और उत्पन्न हो गया कि राजा को मारेंगे और अपने देश को डेवलप करेंगे, राजा को सत्ता से हटाएंगे और अपने देश को डेवलप करेंगे। ये विचार उनके अंदर उत्पन्न हो गया। चलिए अब आगे हम समझते हैं दूसरा कारण। ये पहला कारण था राजनीतिक कारण। अगला कारण होता है सामाजिक कारण। सामाजिक मतलब हमारा समाज, तो उसी तरह वहां भी एक समाज था। जैसे हम अपने गांव समाज में देखते हैं बहुत जाति के लोग रहते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग इधर उधर होते हैं। तो उसी तरह जहां तहां गुट बनाकर छोटे छोटे गुट में सभी लोग जाति के रूप में रहते हैं, उसी तरह वहां भी सामाजिक कारण थे। सामाजिक का मतलब ही होता है हमारा समाज। और वहां सामाजिक कारण में क्या होता है कि वहां पहले तो ये समझ लेते हैं कि फ्रांस में जो जाति होता है वो 4 जाति होता है मूल रूप से। ये 4 जाति जो होते हैं जिसको बोलते हैं पादरी। सबसे पहला होता है पादरी। पादरी का अर्थ होता है, जैसे हमारे देश के अंदर माना जाता है कि ब्राह्मण, ब्राह्मण जो होते हैं पूजा पाठ कराते हैं। लेकिन फ्रांस में क्या होता है कि वहां क्रिश्चियन लोग होते हैं। तो क्रिश्चियन के जो होते हैं ना पूजा पाठ कराने वाले, चर्च में जाने वाले, उस जो चर्च में पूजा करते हैं उन लोगों को पादरी कहा जाता है। और पादरी जो होते हैं वो ब्राह्मण श्रेणी के होते हैं। जैसे हम लोग का धर्म में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह वहां फ्रांस में जो होता है वो एक धर्म होता है जो पादरी धर्म होते हैं, और वो चर्च में जाकर पूजा करते हैं। ठीक है। इन पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया था। इनकी आबादी बहुत कम होती है, इनकी संख्या बहुत कम होती है पूरे फ्रांस में, और इसके पास धन भी बहुत होता है, लेकिन इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता है। क्योंकि राजा को लगता है ना कि अगर हम इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो हो सकता है कि हमको शराब उराब दे दे, तो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, हमारा वंश खत्म हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो सकता है। तो इनसे डरता था, और डरने की वजह से इनको श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ मानते हैं, जिससे कारण इस पर कोई कष्ट, कोई टैक्स या कोई भी कर किसी भी प्रकार के नहीं लगा रहता है। ठीक है। दूसरा धर्म जो है वहां जाति है वो कुलीन जाति के लोग रहते हैं। कुलीन जाति की भी संख्या कम होते हैं, इसकी भी संख्या ज्यादा नहीं होते फ्रांस के अंदर। अब क्या होता है कि कुलीन जाति जो होते हैं ये जमींदार होते हैं, इनके पास बहुत जमीन होता है। ये लोग शहर में रहते हैं शहर में, लेकिन अपना मतलब खेती जो होते हैं मजदूर से करवाकर उनसे अनाज को ले जाकर अपने शहर में अपन जीवन यापन करते हैं। इनके पास बड़े बड़े हवेली भी होता है, और इनके पास जमीन बहुत होते हैं, और इन्हीं के घर से सैनिक में भी बनता है फ्रांस में। यानी फ्रांस के अंदर जो सेना भी बनता है तो कुलीन वर्ग के यानी कुलीन जाति के लोग से ही वहां फ्रांस के अंदर सेना भी बनाए जाते हैं। यानी फ्रांस में सेना भी बनता है तो कुलीन वर्ग के लोग बनते हैं। तो इससे भी सरकार क्या करता है, वहां के जो होते हैं राजा, ये दोनों पर टैक्स नहीं लेता है, दोनों पर कर नहीं लेता है, किसी भी प्रकार के कोई कर नहीं होते हैं। लेकिन अब बात करें जो अगला है सर्वसाधारण वर्ग। सर्वसाधारण वर्ग उसको बोलते हैं, सर्वसाधारण वर्ग उसको बोलते हैं जो कमाने खाने वाले लोग होते हैं। गाना में आदमी का सबको लगता है कि प्यार नहीं है, इसमें हीरो जब नहीं सोचेगा तो गाना निकलेगा नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा। एक स्टॉप कर दो।